नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, आज वो शाम 4 बजे विशेष विमान से जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों का वो हवाई सर्वेक्षण भी करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, इस मामले में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि ये दौरा उत्तराखंड के लिए बेहद अहम है, क्योंकि हाल ही में हुए भयंकर आपदा ने राज्य को साखा नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें, आदित्य कोठारी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है और वो राज्य की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति को गहराई से समझते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि राज्य को केंद्र सरकार से हर संभव मदद मिलेगी। के विभिन्न स्थानों पर जो आपदाएं आई हैं ये अत्यधिक भयावह थी। इसमें कई जगह जनहानि हुई है, संपत्तियों को भी अत्यधिक नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी जगह आपदा प्रभावितों को सहायता पहुंचाने का काम किया है। इस बात पर हमें गर्व है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड की इस आपदा को देखने के लिए आज स्वयं आ रहे हैं और वो उत्तरकाशी जिले में, चमोली जिले में जो आपदाएं आई हैं उनका निरीक्षण भी करेंगे और उसके बाद अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। जो आपदा प्रभावित हैं उनके साथ भी स्वयं मिलकर के उनसे बातचीत करेंगे। अब लोग कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा मार्गों की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि गंगोत्री मार्ग को खोल दिया गया है, लेकिन मॉनसून के चलते कई स्थानों पर आवागमन जो है वो बाधित हो रहा है। यमुनोत्री मार्ग पर खरसाली क्षेत्र में भी भारी नुकसान हुआ है, जहां मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि अगले 10 से 12 दिनों में यह मार्ग पूरी तरह से ठीक कर लिया जाएगा और यात्रा सामान्य रूप से शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के मार्ग सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। सीएम ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कुछ एक स्थानों पर जैसे गंगोत्री का मार्ग है तो खुल तो गया है, लेकिन अभी कई स्थानों पर फिर भी मानसून होने के कारण से बीच बीच में संपर्क कट रहा है। यमुनोत्री मार्ग में खरसाली के आसपास काफ़ी नुकसान हुआ है। उस मार्ग को हम लोग बना रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अगले 10-12 दिनों में पूरी तरह से हम इसको ठीक कर लेंगे, तो उस यात्रा को हम संचालित करेंगे वहाँ पर। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, अन्य स्थानों पर हमारी यात्रा चल रही है। सर अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सितारगंज से है, जहां ARTO विभाग ने अमरिया चौराहे पर एक सघन चेकिंग अभियान चलाया है। इस अभियान के दौरान ओवरलोडिंग और बिना कागजात के चल रहे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, अधिकारियों ने कुल 4 वाहनों के चालान काटे और मौके पर ही जुर्माना वसूल किया है। ARTO नवीन सिंह के मुताबिक रात और सुबह के वक्त बिना परमिट और ओवरलोड वाहन बेधड़क सड़कों पर दौड़ते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसी को लेकर विभाग जो है वो लगातार अभियान चला रहा है।
तो 4 वाहनों के चालान काटे गए हैं। पुलिस विभाग जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। एआरटीओ ने ये चेकिंग अभियान चलाया है। जो बेधड़क गाड़ियां जो है ओवरलोड चलती हैं उनको लेकर ये कार्रवाई जो है वो की गई है। बिना कागजात वाले वाहनों के खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो की गई है। आपको बता दें 4 वाहनों के चालान जो है इस दौरान एआरटीओ द्वारा काटे गए हैं। तो चेकिंग अभियान जो है वो लगातार चलाए जा रहे हैं। रात में बेधड़क ओवरलोड गाड़ियां चलती हैं, इनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। बिना कागजात वाले वाहनों के खिलाफ भी ये एक्शन एआरटीओ विभाग द्वारा लिया गया है, जिसमें 4 वाहनों के चालान काटे गए हैं। तो सितारगंज से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अब सीधे आपको ले चलते हैं शाहजहांपुर, जहां सीएम मोहन यादव लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चलिए आपको सुनाते हैं। अरे मुझे ना साया, अरे तो मेरे साथ सब बोलो महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, सभी किसान भाइयों की आज के आनंद की। मैं अब आपसे हाथ जोड़ के विदा ले रहा हूँ। यहाँ से पेटलावत के पास धार बदनावर जा रहा हूँ और यहाँ से अपना एक अलग अलग प्रकार से आपके घर से भी जो किसान भाई बहन अपनी फसल और अच्छी से अच्छी करें, इसलिए अलग से एक बगिया माँ के नाम भी योजना बनाई है। उस योजना में 1 एकड़ जमीन में अर्थात 2.25 बीघा जमीन में अगर कोई फलोद्यान लगाएगा तो पहले साल ही फल उद्यान बनाने के लिए 2 लाख रुपया देंगे और अगले साल 55,000 और फिर अगले साल 55,000, 3 साल तक सरकार पैसा देगी। उसके बाद अब बगीचा तैयार हो गया, उससे कमाई चालू हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? ये आम के आम गुठली के दाम, ऐसे सारे काम को करना है। तो मेरी अपनी ओर से धोई हाथ जोड़ के आपसे राम राम, जय श्री राम। तो आपको बता दें कृषि चौपाल के कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने शिरकत की है। शाहजहांपुर में सीएम मोहन यादव का ये संबोधन था। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। पड़ोसी देश नेपाल इस समय गंभीर राजनीतिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा है। आपको बता दें इस अस्थिरता के बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। असामाजिक तत्व सीमावर्ती क्षेत्रों में अशांति फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं उत्तराखंड के धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और वहां की वर्तमान परिस्थिति सनातन संस्कृति पर सीधी चोट की तरह है। उत्तराखंड एक सीमावर्ती राज्य है, इसलिए यहाँ की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है और सीमाओं पर निगरानी जो है वो बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें राज्य प्रशासन और खुफिया एजेंसियों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है ताकि कोई भी विघटनकारी तत्व भारत में अस्थिरता न फैला सके। और मात्र सीमा से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। नेपाल एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसको हम कह सकते हैं पूर्णतः हिंदू राष्ट्र है और वहाँ जिस तरह की का ये जो अभी दृश्य बना है उसके कारण जो अस्थिरता नेपाल के अंदर आ रही है वो पूरे सनातन पर चोट करने वाली है भविष्य में आकर। तो उसको देखने की आवश्यकता है और क्योंकि हम सीमांत क्षेत्र हैं तो निश्चित तौर पर हमको सजग भी रहना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट भी करना पड़ेगा और हम लोग कर भी रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर पौड़ी जिला से है, जहां पंचायत की राजनीति इन दिनों तगड़े सियासी घमासान से गुजर रही है। आपको बता दें बीजेपी की अधिकृत जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला के खिलाफ अब उन्हीं की पार्टी के महेंद्र सिंह राणा ने मोर्चा खोल दिया है। महेंद्र राणा ने कांग्रेस समर्थित सदस्यों के साथ मिलकर पंचायती राज निदेशक से मुलाकात की और आरोप लगाया कि पंचायत की पहली बैठक में समितियों का गठन नियमों के विरुद्ध किया गया। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शासनादेश और सर्वसम्मति के अनुसार समितियां गठित की गई हैं। उधर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सदस्य महेंद्र सिंह असवाल ने राणा पर कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाया है। उन्होंने संगठन विरोधी गतिविधियों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हम सभी का नाम भी आएगा कि सदन को चलाने
प्रथम उनको, क्योंकि अभी अभी वो 6 महीने पहले भारतीय जनता कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हेतु अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था और वो हार गए थे। और जो हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा है वो भी भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी थी और वो विजय हुई है। और इनके द्वारा जो सतपाल महाराज जी के माध्यम से डायरेक्टर को जो शिकायत की है जो 6 तारीख की मीटिंग की, वो सरासर गलत है, क्योंकि ये पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं। उनको पार्टी फोरम में आके बात करनी चाहिए थी, न कि मीडिया से, न कि उससे। तो मेरा कहना है कि जो मीटिंग थी उन्होंने विधि सम्मत वो मीटिंग की थी और महेंद्र सिंह राणा सारे कांग्रेसियों को लेके विरोध जताने गया। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं उनको इसमें मनन करना चाहिए कि इस प्रकार के लोग जो आपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठनों की रीति नीति से अभी तक अनभिज्ञ हैं और जिस कारण वो पार्टी फोरम को छोड़ के अन्य फोरम में शिकायत कर रहे हैं, जो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए और आने वाले समय के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे व्यक्ति जो पार्टी प्लेटफॉर्म में बात न करते हुए मीडिया से बात करें, इनको तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सितारगंज से है, जहां भीम आर्मी ने अधिवक्ता दयानंद के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के नेता सुतेंद्र कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ता और महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर न्याय और समानता की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता जो करेगा भेदभाव और अत्याचार उसको नहीं सहेंगे और संविधान क्या पहचान, सभी धर्म एक समान जैसे नारे लगाते हुए दिखे। आपको बता दें ये पूरा मामला सिविल कोर्ट सितारगंज का है, जहां एक अधिवक्ता दयानंद के खिलाफ आपत्तिजनक और जाति सूचक टिप्पणी किए जाने का आरोप है। भीम आर्मी का आरोप है कि ये न सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला है बल्कि संविधान की आत्मा पर भी चोट है। सतेंद्र ने चेतावनी दी है, यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो भीम आर्मी को धरना देने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसके साथ हम विरोध करेंगे और दलित के साथ जो भी हुआ है ये गलत हुआ है। बहुत अच्छा। और हम सभी लोग इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद आपके दर्शकों, आपके चैनलों और तमाम मतलब साथियों को कि जो आपको टीवी के माध्यम से हमारी खबरों को दिखाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए घटना इस प्रकार 6 तारीख को एक घटना हुई पास में यहाँ पे। ये सिविल कोर्ट सितारगंज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं ये हमारे दयानंद सागर जी, जिनको लेकर के अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, जिनको एक महेंद्र चौधरी नाम का एक व्यक्ति हैं। हम देखिए इनके समाज को सबको सम्मान करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने इतना गलत आपत्तिजनक टिप्पणी करी है अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर। मतलब एक व्यक्ति को, आपका किसी एक व्यक्ति विशेष से समस्या हो सकता है, आप उसको टारगेट करिए, उससे लड़िए, कानूनी लड़ाई लड़िए। हम सम्मान करते हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन समाज तमाम वर्गों को अगर एक धागे में पिरो कर गरियाने का काम करेंगे और अपमानित करने का कार्य करेंगे तो ये समाज आपको जवाब देने का कार्य करेगा। इन्होंने एक सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में बार एसोसिएशन कोर्ट के जो सिविल कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं उस ग्रुप में आपत्तिजनक टिप्पणी करी है। उस आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हम लोगों ने विरोध किया है और हम कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ये विरोध का जिम्मेदार है। वो इसलिए जिम्मेदार है कि जब मुकदमे के लिए जो है वहाँ कार्रवाई के लिए दे दिया गया तो पुलिस ऐसे लोगों को क्यों नहीं उठा रही है, पुलिस ऐसे लोगों को सह क्यों दे रही है, पुलिस ऐसे लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार करके मुकदमे कर रही है ताकि व्यवस्थाएं कंट्रोल हों। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल क्षेत्रों में आई भीषण आपदा के बाद गठित जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। आपको बता दें, कमेटी के अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल ने बताया कि उन्होंने मौके पर पहुंचकर आपदा की पूरी स्थिति का जायजा लिया और प्रभावितों की मदद को लेकर एक व्यवस्थित कार्य योजना तैयार की है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि मृतकों के शवों की खोज और निकासी प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही जो लोग इलाके में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर इंतजाम किए जाए। पुनर्निर्माण की दिशा में आवश्यक संसाधनों और रणनीति को भी रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए। कर्नल कोठियाल ने सुझाव दिया कि चूंकि ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा है, इसलिए इसे वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत विकसित करना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी है। सीएम साहब ने, धामी जी ने
भेजा था अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके कि जाऊं और जाकर के पहले तो देखूं किस प्रकार के असर आ रखे हैं डिजास्टर के पूरी धराली घाटी में और हरसिल घाटी में, और उसके बाद में आगे हमें क्या प्रोसेस करनी चाहिए। तो उसी के बेसिस पे एक जो NIM के पुराने इंस्ट्रक्टर्स हैं और जो धराली के प्रॉपर रहने वाले जो लोग हैं उनको लेकर के मैं गया था, 4 लोगों की टीम। हम 2 दिन वहाँ रुके थे। उसमें फिर जो आपदाग्रस्त लोग हैं उनसे मिले, उसके बाद जो डैमेज हुए हैं, किस प्रकार से प्राकृतिक डैमेज हुए हैं उनको हमने देखा। उसके बाद में वहाँ पे किस प्रकार से एजेंसीज काम कर रही हैं, जो कि इनिशियली तो रेस्क्यू है और उसके बाद में रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस में जाएं, उसको देख करके, और फिर डैमेज जो हो रखे हैं प्राकृतिक के डैमेज, उससे कहाँ कहाँ पे असर आ रखा है। जैसे किसी जगह में झील बन गई, किसी जगह में सड़कें ऐसी टूट रही हैं कि वो पहाड़ ना बार बार नीचे आ रहे हैं जब जब सड़कों का दोबारा रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो उन्हीं के बेसिस पे फिर हमने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को मैंने गवर्नमेंट को सबमिट करा है कि किस प्रकार से वहाँ पे सारा रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन का काम होना चाहिए हरसिल घाटी में। उसमें जो मेरा मेन फोकस रहा है वो है एक्शन प्लान कैसे होना चाहिए। ये एक्शन प्लान मैंने जो केदारनाथ में जब पहले काम करे हैं उस टाइम पे जो एक्सपीरियंस जो लिए और जो उन एक्सपीरियंस से इम्प्रूवमेंट्स मैं समझता हूँ करने की ज़रूरत थी, उनको सोचते हुए, लोगों की जो ज़रूरतें हैं जो वहाँ पे अफेक्टेड हैं उसको सोचते हुए, प्रकृति की जो प्रॉब्लम आ रखी हैं, जो कि प्रकृति में जैसे हम आपदा बोल रहे हैं कि इंसान का छेड़ा हुआ असर जो होता है आपदाओं को, उनको सोचते हुए, और साथ में क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर एरिया है तो इलाका सेंसिटिव है, उसको सोचते हुए मैंने वो रिपोर्ट बनाने का एक प्रयास करा है, जिसमें मैंने फोकस दिया है सबसे पहले तो जो लोगों का डैमेज हुआ है, डैमेज में मैं ऐसी उदाहरण देने की कोशिश करूंगा। जैसे वहाँ पे 8 लोग तो लोकल हैं जिनकी डेथ हो रखी है, जिनकी बॉडी सबमर्ज हो रखी है उस मलबे में, जो मलबा हम वीडियोस में भी देखते हैं जो आया था, जिसमें सीटियां बज रही हैं पीछे से, मुखबा के लोग सीटी बजा रहे हैं उसमें। तो उसको हमें प्रायोरिटी देना चाहिए, किसी भी प्रकार से निकालने की कोशिश करने का वो एफर्ट हमारा सिंसियर होना चाहिए, क्योंकि उसमें भावना जुड़ी है। उसके बाद में वहाँ पे जो लोगों पे असर आया है वो आया लाइवलीहुड, उनका जो रोजगार है वो रोजगार है। वहाँ पे जो उनकी दुकानें, होटल होते थे या फिर उनके अपनी मेहनत से बनाए बगीचे थे जो कि पूरे बर्बाद हो गए। पूरे धराली के नहीं हुए हैं, लेकिन जिस जगह ये असर आया है डिजास्टर का उस जगह तो काफी ज्यादा हुआ है। फिर तीसरा, लोगों के अंदर जो एक भावना होती है ना कि इतना हमारा एक संस्कृति थी, वो सारी संस्कृति खत्म हो गई है। उस संस्कृति की जो चोट हर इंसान के लगी है, परिवारों के लगी है, उससे हम कैसे दूर वापस उनको लेकर के आ सकें। फिर उसके बाद में लोगों के अंदर चिंता है कि हम रहना भी यहाँ पे चाहते हैं, लेकिन क्या ये जगह सेफ है, तो उसको भी एक ध्यान देने की जरूरत है कि जो साइंस की जो आज तरक्की है उसके हिसाब से जो स्टडी हो, उस स्टडी में किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए। खाली ये नहीं हो सकता कि साइंस बोल दे कि पूरा का पूरा इलाके खाली कर दो। फिर उसके बाद में मैंने वहाँ पे बगल में ही, वहाँ से कोई 40 किलोमीटर आगे, ये पूरी घाटी को सेंसिटिव बनाता है जो एरिया, उसे मैं बोलूँगा निलोंग और जादुंग PDA, ये है वो इलाका जहाँ पे कि पहले कभी गांव होते थे, लेकिन 1962 के युद्ध से कुछ समय पहले उन गांवों को खाली करा दिया गया था। और सेंसिटिव बॉर्डर है हमारा चाइना के साथ में, तिब्बत ऑक्यूपाइड चाइना। अगर आप उस बॉर्डर को सेंसिटिव तरीके से अगर समझें, पूरे लद्दाख से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक जो हिमालय है, हर जगह हमारी चीन के साथ में गोलियां चल रही हैं पूरे बॉर्डरों पे। एक यही इलाका है जहाँ पे गोलियां नहीं चल रही है। इसका मतलब इसमें अभी भी हम डोमिनेटिंग पोजीशन, डोमिनेटिंग जो टेरेन है उसके हिसाब से हैं। इसीलिए यहाँ पे सेनाओं का डिप्लॉयमेंट भी बढ़ गया है। इसीलिए अगर कोई ध्यान से देखे तो इस इलाके में जितने गांव हैं, सब गांवों को नेशनल सिक्योरिटी स्कीम के हिसाब से वाइब्रेंट विलेज में कन्वर्ट करा गया है। इसी में मोदी जी की भी, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी की अभी विजिट भी हुई थी। वो खाली ऐसे नहीं कि एक ही स्थान की हुई थी, इन सबको सोच करके उस जगह की विजिट हुई थी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में भारी बारिश और आपदा ने पूरे राज्य में तबाही मचा दी है और इसका असर गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी GMVN पर भी पड़ा है। GMVN के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि आपदा के चलते उत्तरकाशी स्थित शाना चट्टी और
हर्षिल के गेस्ट हाउस पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। इन भवनों को गंभीर संरचनात्मक नुकसान हुआ है। इसके अलावा पौड़ी और टिहरी जिलों में GMVN के कुछ गेस्ट हाउस आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक GMVN को अब तक 2 करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष नुकसान हो चुका है। सड़कें बंद होने और गेस्ट हाउस बंद रहने से बुकिंग रद्द हो चुकी है, जिससे निगम को अतिरिक्त वित्तीय नुकसान झेलना पड़ रहा है। विशाल मिश्रा ने कहा कि जैसे जैसे हालात सामान्य होंगे, सटीक आकलन कर मरम्मत और पुनर्वास की योजना बनाई जाएगी। विकास निगम में चूंकि उत्तरकाशी में जो आपदा आई उसके कारण हमारे वहाँ के सैना चट्टी और हर्षिल के गेस्ट हाउस बंद भी हो गए और उनके भवन को भी नुकसान पहुँचा है। और इसके अलावा हमारा कुछ जो पौड़ी और टिहरी में जो हमारे गेस्ट हाउसेज हैं उसमें भी थोड़ा माइनर नुकसान हुआ है। तो अगर हम फाइनेंशियली देखें तो लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए का हमारा नुकसान हमें अभी तक रिपोर्ट प्राप्त हुआ। और चूँकि रोड क्लोज़र है और आपदा के कारण हमारे गेस्ट हाउस बंद हो गए हैं, तो इस सभी कारण हमारा फाइनेंशियल नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि गेस्ट हाउस बंद हो रहे तो बुकिंग्स भी कैंसिल हो रही हैं, बुकिंग नहीं हो पा रही हैं। तो उसका हम लोगों ने एक रफ एस्टिमेट किया है जो कि करीब 50 लाख रुपए का वो नुकसान। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर हरिद्वार से है, जहां एक होटल में आयोजित खाद्य सुरक्षा जागरूकता बैठक में व्यापारियों को कुट्टू के आटे के सेवन से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर सतर्क किया गया। आपको बता दें, बैठक की अध्यक्षता कर रहे उपायुक्त खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन गढ़वाल RS रावत ने बताया कि पिछले वर्ष कट्टू के आटे के सेवन से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में व्यापारियों को इसके निर्माण, संग्रहण, वितरण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि आटा नमी वाली जगहों पर न रखा जाए और प्रत्येक बैग पर निर्माण और एक्सपायरी तिथि स्पष्ट रूप से अंकित हो। इस मौके पर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने व्यापारियों से अपील की कि विभागीय निरीक्षण में सहयोग करें और केवल पक्के बिलों पर ही खाद्य वस्तुओं की लेन देन करें। अधिकारियों ने साफ किया कि सावधानी और पारदर्शिता ही जनहित की सबसे बड़ी गारंटी है। हमारे आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन महोदय के निर्देशानुसार हम लोग जो आगामी नवरात्र त्योहार आ रहे हैं, जैसे पूर्व में घटनाएं होती रहती है हुई है इस विषय में, जैसे नवरात्र में व्रत में कुट्टू के आटे से कई घटनाएं हुई है, जिसमें कि हम लोगों ने कार्रवाई की है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जागरूक करने के लिए हमने व्यापारियों को जागरूक करने के लिए जितने भी इससे जुड़े हुए हैं, कुट्टू के आटा का जो सप्लाई करते हैं, निर्माण करते हैं और क्या कहते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको जागरूक करने के लिए हमने बैठक ली गई, जिसमें सबको निर्देश किया गया कि किसी तरह का भी अगर आप कुट्टू के आटे को बिक्री करते हैं तो उस पर आप निर्माण तिथि देख लें और कोशिश ये करें कि पैकिंग डेट देख के ही उसका यूज करें और खुला आटा प्रयोग न करें, जिससे कि इस तरह की घटनाएं ना हो। ये हमारा मेन उद्देश्य था। देखिए, कोई भी त्योहार आता है तो उससे पहले हम सभी व्यापार मंडल वालों को एक निर्देश देते हैं या उनके बीच जो है जन जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं, ताकि जो है किसी भी तरीके से मानकों का अवहेलना न हो या मानकों के अनुरूप जो भी खाद्य पदार्थ बेचे जाए उनका अनुपालन हो सके। तो कल इसी संबंध में हमने जनपद हरिद्वार के जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हमारे हैं और खाद्य की जो पूरी टीम है उसके साथ बैठ करके व्यापार मंडल वालों को समझाया है कि किस तरीके से त्योहारों के समय पे जो है किसी भी प्रकार का जो है बाहर से आने वाले खाद्य पदार्थ जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, उसके बिक्री पे प्रतिबंध लगाए वो लोग और उसकी बिक्री ना करें। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।